हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11th। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 विच इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और अब तक हमने 4 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आई होप आप वो 4 पार्ट्स देखकर इस 5th पार्ट पर आए होंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसका पार्ट 5 जिसमें मेजर टॉपिक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रहेगा। और बहुत बड़ा बहुत लेंदी वीडियो ये नहीं होगा। आज का एक्सप्लेनेशन शॉर्ट होगा क्योंकि जितने लेंदी टॉपिक्स इस चैप्टर के वो आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। ओके तो चलिए आज का वीडियो हम क्विकली बिगिन करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। एक पिक्चर है जिसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना है और ये कुछ ग्लैंड्स के यहाँ पे नेम दिए हुए हैं। मेजर ग्लैंड्स जो आपके सिलेबस में है मैं उन्हीं को इस वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि कुछ भी हम एक्स्ट्रा वो चीज नहीं पढ़ेंगे जिसको आपको भी समझने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हमारी साइकोलॉजी से कनेक्टेड है उसको हम जरूर कंप्लीट करेंगे, लेकिन वैसे हम बायोलॉजी को यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है क्योंकि नाम है इसका, जिसमें कई सारे ग्लैंड्स होते हैं। कई सारे ग्लैंड्स की एक सीरीज होती है और वो सभी ग्लैंड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे कि हार्मोन्स, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो डिफरेंट हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं उनको जब वो जहां से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। और वो ग्लैंड्स जो मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती है, क्योंकि डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, तो डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाले डिफरेंट ग्लैंड्स मिलकर एक जो कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं वो सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। ओके, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। पर न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ होते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो हम कोई भी इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट से रिसीव करने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स उस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन में पास ऑन करते हैं। तो उसी तरीके से हार्मोन्स भी जो है वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए यूजफुल होते हैं। जहां एक तरफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो उनके जो इफेक्ट होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो वाइड स्प्रेड होता है। मींस न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे ब्रेन में एक प्रोसेस की फॉर्म में घूमते हैं, लेकिन हार्मोन्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो हमें आउटसाइड भी दिखाई देते हैं। मतलब पर्सन के फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, एक्शन रिएक्शन में दिखाई देते हैं। जैसे किसी की बॉडी में जब कोई हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे कोई डिसीज कैच कर लेती है या कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या उसकी बॉडी शेप चेंज हो जाती है। तो हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है कहना चाहिए हमारी बॉडी में, वो इम्बैलेंस जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हमारी बॉडी में क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी का आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें डिफरेंट ये सभी जो हैं, यहाँ पे आपको जितने भी नेम्स नजर आ रहे हैं इनको हम पढ़ेंगे अभी। पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड, ये सब ओवेरीज एंड टेस्टिस, ये सब जितने भी आपको ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं इनके बारे में हमें, इनमें से कुछ के बारे में आपके सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ना है। इस पिक्चर को माइंड में रखिए कि कहाँ कहाँ पर होते हैं, वरना मैं जब आपको पढ़ाऊंगी, जैसे यहाँ पे अभी हम शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो इस पिक्चर पे ले जाकर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। लेकिन लेट्स नो समथिंग मोर, कुछ और भी जानने की कोशिश करते हैं जो बेशक आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए जरूर है और यहाँ से रिलेटेबल है, तो मुझे लगा ये कंटेंट आपको जानना चाहिए। व्हाट शुड वी नो अबाउट इट, कि जो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड बिहेवियर, आप ये तो जानते हैं कि जो हमारे हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट होता है। लेकिन इनके इंटरेक्शन से इन पर जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है उस साइंस को हम कहते हैं बिहेवियरल एंडोक्रिनोलॉजी, ये इसका नाम है। ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच बन जाती है, टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक आई वुड से, क्योंकि स्पेसिफिकली इस पे वर्क करते हैं, तो मतलब बहुत एनलार्ज में हम इस पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो इंटरेक्शनल होता है ना, इंटरेक्शन होता है हार्मोन्स का और बिहेवियर का, वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब हो गया कि दोनों ही चीजें एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। कैसे? हार्मोन्स कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, और बिहेवियर ऑल्सो कैन इन्फ्लुएंस हार्मोनल कॉन्सेंट्रेशंस। जैसे कि हार्मोन्स रेगुलेट बिहेवियर सच एज एग्रेशन, मेटिंग, पेरेंटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। बहुत सारे तरीके से हार्मोन्स करते हैं और बिहेवियर भी हार्मोन्स में चेंजेस ला देता है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एग्रेशन वाले होते हैं उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस उस हिसाब से देखने को मिलते हैं। Hormones are involved in regulating all sorts of bodily functions and they are ultimately controlled through interaction between the hypothalamus and the pituitary gland. इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस तो आप पढ़कर आए हैं जो कि सीएनएस में एग्जिस्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। तो इस बात को समझिएगा कि हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के बीच इंटरेक्शन को क्रिएट करने में भी हेल्प करते हैं। अगर किसी हार्मोनल इम्बैलेंस को अगर हम नोटिस करें
तो वो डिसऑर्डर्स तक भी क्रिएट कर देते हैं। मतलब बहुत सारे, ना केवल, मैंने भी आपको फिजिकल इलनेस के बारे में बात की थी, लेकिन ना केवल फिजिकल इलनेस बल्कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। और ये जो भी मेजर ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, आ जाइए वापस आ जाते हैं अपने मेजर ग्लैंड्स के टॉपिक पर। शुरुआत करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, मगर ये हमारी बॉडी में कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो क्यों ना पहले पिक्चर को देखा जाए एक बार और फिर आपको समझाया जाए, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ये है वो पिक्चर, देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ऐसा फील हो रहा है ना आपको कि ये जो ग्लैंड है वो ब्रेन और हमारे बाकी के सिस्टम को कनेक्ट कर रही है। जाहिर सी बात है, ब्रेन के बिल्कुल बिलो, आपको नजर जिस तरह से आ रही है वो लग रहा है कि ब्रेन में है, लेकिन ब्रेन से कनेक्टेड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, डिसेंड्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एट द बेस ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल ब्रेन के बेस में होती है और एक इनके बीच में क्लोज एसोसिएशन क्रिएट कर देती है। हाइपोथैलेमस और जो ये कनेक्टेड होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है, ब्रेन के नीचे। द पिट्यूटरी इज ऑफ्टन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इट मैसेंजर हार्मोन्स कंट्रोल ऑल द अदर ग्लैंड इन द एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, मैसेंजर हार्मोन्स, वो बाकी एंडोक्राइन सिस्टम में दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। although it mostly carries out instructions from the hypothalamus, मतलब इस ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस से इंस्ट्रक्शंस लेकर हमारी बॉडी में बाकी पाथवे में इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करते हैं, जिससे हम डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। In addition to messenger hormones, the pituitary also secretes growth hormone, endorphins for pain relief and number of key hormones that regulate fluid level in the body। तो इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वर्क होता है। आते हैं थायराइड ग्लैंड की तरफ, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको पिक्चर की तरफ लेकर चलूंगी। पिक्चर में अगर हम देखें तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है, सबको मालूम है, यहाँ पे हमारे गले के पास में या नीचे जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है। और इसको जो पुराने समय में लोग हाइट को मेजर करने के लिए भी इसको यूज करते थे, कि जैसे बच्चे को देखते थे कि अगर उसके जो ग्लैंड है वो क्लियरली नजर आती थी, तो वो एक अंदाजा लगाते थे कि इस बच्चे की हाइट अब बढ़ चुकी है, इतना ऑप्टिमम अब नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह की चीजें होती थी। तो थायराइड ग्लैंड क्या होती है, नेक पे लोकेटेड होती है पहली बात तो, ओके। और ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन्स दैट रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड एपेटाइट। ये जो ग्लैंड होती है ये हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एपेटाइट के लिए होती है। इन हाइपरथायरॉयडिज्म और ग्रेव्स डिसीज द थायराइड सीक्रेट्स टू मच ऑफ द हार्मोन थायरॉक्सिन, कॉजिंग एजिटेशन, बल्जिंग आईज एंड द वेट लॉस। अगर आपको, ये बहुत कॉमन चीज है, आप सभी जानते होंगे, हमारी बॉडी में जब थायराइड का बैलेंस हो जाता है तो हेयर फॉल, वेट लॉस या वेट बहुत ज्यादा गेन कर लेना, ये सारी प्रॉब्लम होती है, जिसको हम जनरल कहते हैं कि उसे थायराइड हो गया है ना। एक्चुअली थायराइड नहीं हुआ होता है, थायराइड के तो टेस्ट होते हैं, थायरॉक्सिन के टेस्ट होते हैं। तो पर हम बोलते हैं वैसा, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल लेते हैं सब लोग, तो उसमें कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है, हालांकि वो टर्मिनोलॉजी करेक्ट नहीं होती है। इन हाइपोथायरॉयडिज्म रिड्यूसेस हार्मोन लेवल, कॉज सफरिंग टू एक्सपीरियंस टायर्डनेस। अगर बहुत ज्यादा थायराइड ग्लैंड में अगर हम थायरॉक्सिन की जो वैल्यू है वो कम हो जाए, इसका हार्मोनल लेवल कम हो जाए, तो पर्सन बहुत ज्यादा थकान महसूस करता है, ठंड उसको बहुत ज्यादा लगने लगती है। और थायराइड डिसऑर्डर्स आर ऑफ्टन ट्रीटेबल विद मेडिकेशन, जिसकी हेल्प से हम हार्मोनल बैलेंस को बना पाते हैं। मतलब थायराइड के से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स जो होते हैं उनमें इम्बैलेंस को कंट्रोल किया जा सकता है, तो उससे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। आते हैं एड्रीनल ग्लैंड की तरफ। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती हैं, लेट मी टेक यू बैक टू द पिक्चर, एक एक करके हम बात कर रहे हैं और आ जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड पे। तो ये आप देख सकते हैं किडनी के जस्ट ऊपर है, ये वाला पोर्शन किडनी है ना, और इसकी किडनी के ठीक ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है। आइए देखते हैं इनका क्या काम होता है। Adrenal glands are situated on the top of our kidneys and secrete hormones involved in the stress response such as epinephrine and non-epinephrine। ये दो नाम है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जिसको इनके दूसरे नाम भी हैं adrenaline और non adrenaline। Adrenal glands also known as suprarenal glands are small triangular shaped glands located at the top of both kidneys। अगर हम पिक्चर में देखें तो ये दोनों किडनीज की तरफ होती हैं, देखिए ये भी है और ये भी है, ठीक है, दोनों तरफ होती है किडनीज में। Adrenal gland produce hormones that help regulate your metabolism, immune system, blood pressure, response to stress and other essential functions। हमारी बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के लिए एड्रीनल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है, जो ये सब होते हैं। और इनके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ये एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं विच आर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट हार्मोन, जो सेपरेटली डिफरेंट हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। आते हैं पेनक्रियास की तरफ।
पेनक्रियाज कहाँ होते हैं, आइए देखते हैं एक बार फिर से पिक्चर में। पेनक्रियाज यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ये मिडिल में जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, यहाँ पे पेनक्रियाज होते हैं, मतलब ऊपर ही होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के ठीक थोड़ा सा। तो पेनक्रियाज इन इंटरनल ऑर्गन दैट सेक्रेट्स हार्मोन्स दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ये पेनक्रियाज जो होता है, इंसुलिन जब हमारी बॉडी में कहते हैं इंसुलिन बढ़ गया, शुगर हो गई है, एक्चुअली हम कहते हैं शुगर बढ़ गई है, ये हमारी थोड़ी सी वैसी लैंग्वेज होती है जो हम जनरली बोल लेते हैं, इसको शुगर बढ़ गई है, शुगर हो गई है, मतलब शुगर का लेवल बढ़ गया है, ये भी बात ठीक चलेगी, पर शुगर बढ़ गई है हम कह देते हैं, तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। बट जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गन हमारा, वो पेनक्रियाज होता है। और pancreatic hormones are essential for maintaining stable level of blood sugar throughout the body throughout the day by lowering blood glucose levels, insulin, or raising them, glucagon। मतलब जब हमारी ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो हम कहते हैं ना इंसुलिन लेने पड़ रहे हैं उसको। पीपल हु सफर फ्रॉम डायबिटीज डू नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, इसीलिए दे मस्ट टेक मेडिकेशन दैट स्टिमुलेट और रिप्लेस इंसुलिन, इंसुलिन प्रोडक्शन को रिप्लेस कर सके, जिससे कि दे मस्ट क्लोजली कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट दे कंज्यूम। तो दिस इज हाउ पेनक्रियाज आर यूज्ड। कमिंग टू द गोनेड्स नाउ, लेट्स क्विकली सी वेयर द गोनेड्स आर, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस पिक्चर में अगर हम देखें तो आपको नजर आ रहा है गोनेड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर मेल इट्स टेस्टिस एंड फॉर फीमेल इट्स ओवेरीज। ठीक है, फॉर फीमेल इट्स ओवेरीज। तो ये किस तरह से वर्क करते हैं आइए इसे जानते हैं। यहाँ पे द गोनेड secrete sexual hormones which are important for reproduction and mediate both sexual motivation and behavior. The female gonads are the ovaries, the male gonads are the testes. इनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो पाता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो पाता है, एंड देन गो ऑन कंसेप्शन का प्रोसेस हो पाता है। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ प्रोडक्टिविटी और रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पे गोनेड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सिंपल है। अब हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे और हेरिडिटी की बात करेंगे, जीन्स एंड बिहेवियर। ये जो वीडियो है यहाँ तक ही हमारा जो टॉपिक चलेगा, ये प्रोबेबली लास्ट टॉपिक ही है इसका, हाँ ये लास्ट ही है इसका टॉपिक, जीन्स एंड बिहेवियर। यहाँ हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हमारा जेनेटिक सिस्टम जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो जीन्स एंड बिहेवियर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली जीन क्या होता है, व्हाट इज अ जीन। अ जीन इज अ लेंथ ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन। So for example, one gene will code for the protein insulin, which is important role in helping your body to control the amount of sugar in your blood. तो जो जीन्स होते हैं वो डीएनए की वो एक लेंथ होते हैं जो कुछ भी स्पेसिफिक प्रोटीन या स्पेसिफिक हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर हम जीन्स की बात करें तो वो जेनेटिक्स की बेसिक यूनिट है, और हमारी बॉडी में ह्यूमन बीइंग में 20,000 से 25,000 जीन्स हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे डीएनए के 3% ऑफ आवर डीएनए के लिए ही अकाउंटेबल हैं। तो बाकी की 97 कहाँ हैं, उस पर चल रही है रिसर्च और स्टडी, और जिस पर अभी तक भी कोई डिसीजन नहीं आया है, क्लियर डिसीजन नहीं आया है। रिसर्च तो चल ही रही है, डिसीजन नहीं कह सकते उसको। ओके, डीएनए दैट कंटेन्स योर जीन्स इज स्टोर्ड इन योर सेल इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। हमारे न्यूक्लियस में ये स्टोर्ड रहता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं। अब समझेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और क्रोमोसोम्स के बाद हम जीन्स को भी और अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली इफ यू टुक द डीएनए फ्रॉम ऑल द सेल्स इन योर बॉडी एंड लाइंड इट अप एंड टू एंड, इट वुड फॉर्म अ स्ट्रैंड 6,000 मिलियन माइल्स लॉन्ग बट वेरी वेरी थिन। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं, जो आपने इस तरह से पिक्चर देखी होगी, अगर हम इसको इस तरह से कंबाइन करते जाएं तो ये एक बहुत लंबी थ्रेड बन जाएगी और वेरी वेरी थिन। To store this important material, DNA molecules are tightly packed around proteins called histones to make structure called chromosomes. तो इसको स्टोर करने के लिए जो हम एक टाइटली पैक्ड प्रोटीन का सिस्टम बनाते हैं, उसी को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। Human beings have 23 pairs of chromosomes in every cell, which makes 46 chromosomes in total. 23 multiplied by 2, क्योंकि एक पेयर में होते हैं ये, तो 23 पेयर होने का मतलब हो गया 1 में 2, तो यानी 23 में 46। और कार्योटाइप किससे बोलते हैं, ये क्रोमोसोम्स की एक पिक्चर होती है जिसको हम एक फोटोग्राफ की तरह से जब क्रोमोसोम्स को अरेंज कर लेते हैं। द सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन वेदर यू आर अ बेबी बॉय और अ गर्ल चाइल्ड। आप बेबी बॉय प्रोड्यूस होगा या गर्ल चाइल्ड, वो हमारे इसके कॉम्बिनेशन से इसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और बाकी के क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। द लार्जेस्ट क्रोमोसोम 1 contains about 8,000 genes,
एंड द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम जो कि 21 कहलाता है, क्रोमोसोम 21 वो 300 जीन्स प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर होते हैं। क्रोमोसोम 22 शुड बी द स्मॉलेस्ट बट द साइंटिस्ट मेड अ मिस्टेक व्हेन दे फर्स्ट नंबर्ड देम, सो दैट इज व्हाई 21 जो है वो स्मॉलेस्ट में आता है। अब जीन्स की बात करते हैं। जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसे हम बोलते हैं, दैट कंटेन्स द कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन that functions in one or more types of cells in the body. Chromosomes are structures within cell that contains a person's gene. मतलब जो ये जीन्स होते हैं ये कहाँ एग्जिस्ट करते होते हैं? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स आर स्ट्रक्चर विद इन सेल जो कि जीन्स को कंटेन करते हैं। ओके, जीन्स आर कंटेन इन क्रोमोसोम्स लिखा भी है, विच आर इन द सेल न्यूक्लियस। जीन्स तो क्रोमोसोम्स में होते हैं और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? सेल न्यूक्लियस में होते हैं। अ क्रोमोसोम कंटेन्स हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। एक क्रोमोसोम में कितने 100 से लेके 1000 तक जीन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करता है, मतलब स्टोर करता है। एवरी नॉर्मल ह्यूमन सेल कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, विच इज जेनोटाइप और फेनोटाइप। जेनोटाइप और फेनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक स्ट्रक्चर से क्रिएट होता है। अ जीनोटाइप इज अ पर्सन्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स और जेनेटिक मेकअप। जो हमारे डिफरेंट जीन्स होते हैं उनका जो भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इज अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस on how that person's body synthesizes proteins and thus how that body is supposed to be built and function। मतलब जीनोटाइप जो है वो जब यूनिक कॉम्बिनेशन होगा तो जो उसका वर्क होगा वो भी डिफरेंट सिस्टम से होगा, मतलब बहुत यूनिक होगा। तो किस तरह से वो बिल्ट होगा, कैसे उसकी फंक्शनिंग होगी पर्सन की, ये डिपेंड करेगा उसके जीनोटाइप पे, जेनेटिक स्ट्रक्चर पे। मतलब बेसिकली जीनोटाइप इज अ यूनिक जेनेटिक स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट जीन्स जो होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन में होते हैं। फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ पर्सन्स बॉडी। फिनोटाइप जो है पर्सन के बॉडी की फंक्शनिंग में नजर आता है। हाउ द जीनोटाइप मैनिफेस्ट इन अ पर्सन, मतलब जो भी जेनेटिक सिस्टम है वो कैसे प्रोसेस में चल रहा है वो फिनोटाइप से डिसाइड होता है। नॉट ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन द जीनोटाइप मे बी कैरिड आउट, जरूरी तो नहीं है कि जो भी जीन्स का जो कॉम्बिनेशन बना है, स्ट्रक्चर बना है, उसमें परफॉर्म करना, जो भी एक्शंस परफॉर्म होंगे वो उसी से प्रॉपर वे में होंगे। तो जैसे हो रहे हैं, जो प्रोसेस है वो फिनोटाइप है, जो स्ट्रक्चर है वो जीनोटाइप है। वेदर एंड हाउ अ जीन इज एक्सप्रेस्ड इज डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय द जीनोटाइप बट ऑल्सो बाय द एनवायरमेंट। उस एनवायरमेंट पे भी तो फर्क पड़ेगा। तो जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी पर्सन के अंदर जेनेटिकली या फिजिकली इनबिल्ट है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ उसके अंदर बिल्ट है किसी काम को करने की, लेकिन उसे एक एनवायरमेंट बहुत लेजी मिल गया जहाँ वो ऐसे लोगों के साथ में बैठा है कि उस काम को नहीं करना चाहता फॉर सम रीजन। एक एनवायरमेंट को कंसिडर कर लेते हैं कि उसका ऑपोजिट वाला, तो उसकी प्रोसेसिंग में फर्क आएगा और वही प्रोसेसिंग जो कहलाएगी फिनोटाइप कहलाएगी। ठीक है, तो दिस इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सो दिस नाउ अब हमने इस चैप्टर का जितना भी बायोलॉजिकल पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। अब जितना कल्चरल पार्ट है वो हम लास्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको कल्चर से लेकर अकल्चरेशन से लेकर डिफरेंट सोशलाइजेशन के जो भी प्रोसेस एजेंट सब कुछ होते हैं वो कवर होंगे, और उसी के साथ जो चैप्टर है वो हम खत्म कर देंगे। तो चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ध्यान रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और ये नोट जरूर रिसीव कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।